बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर मोहम्मद शोएब अनवर आपकी खिदमत में हाजिर। केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूं। आप में से बहुत सौ के बड़े बहन भाई बंदा नाचीज से फैज़याब हो चुके हैं। मैंने अपने प्लेटफॉर्म यूरिका से आप लोगों को अभी इस वक्त इस वीडियो में एमडी कैट 2026 को क्रैक करने के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। फिर मैं चलूंगा केमिस्ट्री द सब्जेक्ट ऑफ लव की तरफ कि किस तरह से आप अपने एमडी कैट के अंदर 45 एमसीक्यूज जो केमिस्ट्री के होने हैं, जो कि आपके टोटल पेपर के 25% वेटेज के साथ है, किस तरह से शॉर्ट टाइम के अंदर ट्रिक्स लगाते हुए, टेक्निक्स लगाते हुए, कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करते हुए, कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करते हुए, कॉन्सेप्ट से फायदा उठाते हुए अपनी एबिलिटी को स्मार्ट वर्क के साथ कंबाइन करते हुए करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचना है, यही है एमडी कैट। बिलीव मी, आप मेरा यकीन माने कि एमडी कैट में अपने नाम की सीट निकालना जब तक बच्चे को आता है तब तक सेशन गुजर चुका होता है। बट परेशान मत हो, घबराए मत। किस्मतें पलटना इंसानों का ही काम है। बात समझ आ रही है? और आपकी किस्मत यकीनी तौर पर पलट सकती है कि जब आप जोर लगाएं मगर प्रॉपर डायरेक्शन में लगाएं। जी, बहुत जरूरी है प्रॉपर डायरेक्शन। हर सब्जेक्ट की एक अपनी अपनी डिमांड है, हर सब्जेक्ट का एक अपना अपना पैटर्न है। इस चीज के ऊपर वर्क करते हुए 18 साल गुजर चुके हैं, 18 ईयर्स। अब इन 18 ईयर्स में हर साल मैं क्या वर्कआउट करता हूं? मैं स्टूडेंट्स तुम लोगों से ज्यादा मेहनत करता हूं। पूछो कैसे? वो ऐसे कि मैं देखता हूं कि यार ये जो एमसीक्यू इस साल आया, इसको अटेम्प्ट करते हुए बच्चा क्या सोच रहा होगा, लेकिन वो डी ट्रैक हो रहा होगा अपने माइंड में मल्टीपल कंफ्यूजन्स आने की वजह से। तो भाई एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए अपने माइंड में डाउट को, कंफ्यूजन को, अबहाम को जीरो करना पड़ेगा। अब ये जीरो कैसे होगा? जब आपकी बेस स्ट्रांग होगी, जब आपके कॉन्सेप्ट्स तगड़े होंगे, जब आपने बंदे के पुत्र से बंदे के पुत्र की तरह पढ़ा होगा। बात समझ में आ रही? ये बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, अब केमिस्ट्री के 45 एमसीक्यूज जो है, जो 25% बनता है टोटल एमडी कैट के पेपर का, ये मैं बच्चे को कहता होता हूं कि यार 45 एमसीक्यूज 45 मिनट में आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बल्कि आधा घंटा भी ज्यादा होता है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन 5-7 होते हैं। तो जो डिफिकल्टी लेवल जो उन्होंने बताया हुआ है कि 15% हमने डिफिकल्ट देने हैं, 70% के करीब मॉडरेट क्वेश्चंस होने हैं, कुछ 15% इजी होने हैं। तो आपको पता है आपका एडमिशन होना ही उन 15% डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस के ऊपर है, उन्हीं को ही पकड़ना। अब सब्जेक्ट डिमांड क्या करता है भाई? सीधी सी बात है, सिलेबस के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए और सिलेबस में जो टॉपिक उन्होंने लिख दिया है उस टॉपिक की हर बाउंड्री को टच करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चन को टच करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड हर चीज को आपको आना चाहिए। और बेटा ये फेज चलेगा कैसे? बहुत सी चीजें आपको स्टडी सेशन के अंदर, यूनिट वाइज टेस्ट के अंदर, प्री टेस्ट सेशन के अंदर, लाइव सेशंस के अंदर, व्हाट्सएप क्लासरूम्स के अंदर, जी बहुत कुछ आप लोगों को मिलने जा रहा है हमारे प्लेटफॉर्म से। एक कंप्लीट पैकेज है
एक कंप्लीट पैकेज फॉर द सक्सेस, एक कंप्लीट पैकेज जो कि आपकी कामयाबी के लिए बेहद जरूरी है। आप यकीनी तौर पर मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। अब आइए जरा मैं चलता हूं यार कि केमिस्ट्री के, अगर मैं स्टूडेंट्स आप लोगों से यह बात तय करता हूं कि जस्ट मुझे कहने देना कि 45 एमसीक्यूज आप लोगों के ठीक करवाने का ठेका मेरे जिम्मे, लेकिन एक शर्त पर कि जैसा मैं कहूं, जो मैं कहूं, जिस तरह कहूं, जो टेक्निक कहूं, स्ट्रेटजी कहूं, प्लानिंग बताऊं, सिचुएशन बताऊं, हर चीज को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। रिजल्ट मेरी जिम्मेदारी। मेरी जिम्मेदारी का मतलब उस अल्लाह अलमाइटी पर मुझे बेहद भरोसा है। 45 एमसीक्यूज को सही अटेम्प्ट करने के लिए, और मैं दावा करता हूं कि 45 के 45 ही ठीक करने हैं, लेकिन करने कैसे बताते हैं। बेटा हम लोग आज तक केमिस्ट्री को पढ़ते आए हैं। जी मैं हकीकत बता रहा हूं, ये मैं बच्चों को अक्सर बात बताता हूं तो कि हमने कहा जी मैं पढ़ रहा हूं। कुरान पाक भी तो हम लोग पढ़ते हैं ना। मैं बात कर रहा हूं, बड़े गौर से समझ लेना। हम लोग कुरान पाक को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, सब आपका काम है, लेकिन बेसिकली कुरान एक किताब हिदायत है। उसमें अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने के तमाम असूल वज़ा किए हैं। तो कुरान पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन बेटे पढ़ने की बजाय उसको समझना। तो ये जो समझने वाला काम है ना, ये हम लोग नहीं करते। तो बेटा मैं कहने जा रहा हूं कि केमिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ानी। तो फिर सर आपने क्या पढ़ाना है? मैंने केमिस्ट्री समझानी है। केमिस्ट्री को समझ के पढ़ेंगे, दिल में उतरेगी, दिमाग में रहेगी, और कॉन्सेप्ट को ठपाठप करके एमसीक्यूज के ऊपर अप्लाई करके करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचना आप लोगों पर लाजिम, फर्ज और वाजिब हो जाएगा। अब करना कैसे ये सब कुछ? सर ये समझने वाला काम क्या है? मैं बच्चे को ना अक्सर एक बात करता होता हूं कि यार आपको फॉर एग्जाम्पल, मैं अब आपको एग्जाम्पल से बात समझाता हूं। एक टॉपिक है बड़ा फेमस, आप लोगों को पता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को डायग्रामेटिकली समझना, आयोनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डायग्रामेटिकली समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से कहता हूं कि यार तुम लोग जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी की, जब मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो जनाब जी आप लोग कहेंगे सर पहला लफ्ज बता दे। जिस तरह आप लोगों ने डेफिनेशन याद की हुई होती है कि सर पहला लफ्ज बता दे, मैं कहता हूं दा। सर थोड़ा सा और आगे साइड पे करते हैं, फॉर द सेक ऑफ फन बात कर रहा था। आप लोग कहते थे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom in ground state to form a positive ion is called ionization energy। हर एक को डेफिनेशन रट्टा लगी हुई है, तुम लोगों ने पढ़ी हुई है, लेकिन एमडीगैट में आयोनाइजेशन का सवाल पेपर में 100% गारंटी है आएगा इस टॉपिक से। इस टॉपिक के बगैर एमडीगैट का पेपर ही नहीं बन सकता। केमिस्ट्री के अंदर इससे रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आता है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी जो तुम लोगों ने एमडीकैट के लिए पढ़नी है, या मैंने जो पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है? सबसे पहले तो बेटा देखें, आप लोगों को इसकी डेफिनिशन जो है उसी से ही रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जो अंडरस्टैंड करनी है। क्या मतलब? जिस तरह मैं ये कहता हूं यार कि आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन के अंदर आपसे एक पॉइंट ये पूछा जा सकता है कि भाई वाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट। अब देखो ना, ये सारे एमसीक्यूज हैं कि हमारे पास मिनिमम एनर्जी का क्यों कहा गया, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड की क्यों बात की गई। अब ये मिनिमम एनर्जी के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि भाई ये मिनिमम एनर्जी वाला क्या चक्कर है, सोचा कभी इस बारे में? अच्छा,
दूसरे नंबर पर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का क्या मतलब है? रिक्वायर्ड का मतलब चाहिए, जरूरत है, एब्जॉर्ब होगी, जज़ब होगी। क्यों जी जज़ब क्यों होगी? क्या ऐसी रीजन है? अच्छा, मिनिमम एनर्जी के ऊपर एमसीक्यू बनने का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही होगा। रिक्वायर्ड एनर्जी। नंबर 3 पर मैं आ जाता हूं आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड एटम यानी कि एक आइसोलेटेड एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करना, क्यों, वजह। चौथे नंबर पर मैं चलता हूं कि भाई फिजिकल स्टेट भी उसकी मेंशन्ड है, यानी कि गैसियस स्टेट के अंदर होना चाहिए, गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट होना क्यों जरूरी है? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं बताना चाह रहा हूं कि आपको डेफिनेशन तो याद होगी, मगर उस डेफिनेशन में क्या कुछ है और पेपर में कैसे पूछा जा सकता है, पेपर में क्या सवाल आ सकता है। मतलब आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए चाहिए होंगे, आपको एमसीक्यूज के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट तगड़ा होना, दुनिया के किसी कोने से, कायनात के किसी भी कोने से, किसी भी सैयारे से एमसीक्यू आ जाए, आप लोग सॉल्व कर लोगे। बिलीव मी, आपकी कसम खाता हूं कि आप कर लेंगे। खैर, आपकी कसम इसलिए खाइए कि आपसे होना नहीं और नुकसान आपका ही होना। बाय द वे, आप कर लेंगे, ये भी मैं झूठ बोल रहा हूं। अच्छा, गैसियस स्टेट के बाद हम लोगों ने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम के बाद ग्राउंड स्टेट के अंदर होना भी जरूरी है एटम का। ग्राउंड स्टेट गैसियस एटम। हैरानगी वाली बात, ग्राउंड स्टेट का आइसोलेटेड गैसियस एटम। सोचना पड़ेगा भाई, सोचना पड़ेगा कि ग्राउंड स्टेट क्यों है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद छठे नंबर पर पॉजिटिव आयन बनाया जाता है। अब देखें कि आप लोगों को आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। अब एक बार सवाल आ चुका है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स, तो हम लोग जब इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं किलो जाउल पर मोल। इसके अलावा आयनाइजेशन पोटेंशियल की वजह से इसके यूनिट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, पोटेंशियल की वजह से। अब देखिए ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन आपको आयनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक से रिलेटेड हर चीज का, हर बात का आइडिया होना चाहिए। अब ये जो मैंने सारी चीजें आप लोगों के लिए लिखी हैं बेटे, इन सब की सब चीजों को अगर मैं आपसे ये कहूं कि यार आप लोगों को इनके रीजंस भी पता होने चाहिए, तो बिल्कुल, तो जब ये मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको एक एक गुत्थी सुलझा करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद फिर हम लोग आयनाइजेशन के फैक्टर्स की तरफ जब जाएंगे ना बेटे, अब एक तो वो रवायती तरीकाकार जी फैक्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे जी, एटॉमिक साइज है, शील्डिंग इफेक्ट है, ऑर्बिटल नेचर है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। मगर मैं आप लोगों को ग्राफ आयोनाइजेशन एनर्जी का जब पढ़ाऊंगा, तो बेटा जब तक आप ग्राफ नहीं पढ़ लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लियरेंस नहीं आनी कि आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, मीडियम है, हाई है, हाईएस्ट है, ग्राफ में पोजीशन क्या है। और जब आप आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ देखेंगे, उस ग्राफ के अंदर भी सवाल आ सकता है कि भाई ये पोजीशन है ए बी सी डी, कहां पर कौन से ग्रुप मेंबर्स आएंगे। यानी कि मैं बात कर रहा हूं ग्राफ से इसकी एक्सेप्शंस। और मासूम बच्चों, फर्स्ट ईयर वालों और साथ साथ में रिपीटर्स जो अपने आप को 30 बार खान समझ रहे हो, फंसा लेना मैंने तुम लोगों को यहां पर। क्यों? क्योंकि मैं एक लफ्ज कहता होता हूं, हरफन मौला। हरफन मौला बनोगे तो आज 2026 में होने वाले एमडी कैट के अंदर अपनी सीट निकाल पाओगे, वरना फिर इसी रिपीटर के टैग के साथ
और लूजर के टैग के साथ चलते रहना। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है बेटा, तुम लोगों की सोच से भी ज्यादा मेहनत के बाद इस स्टेज पर पहुंचे कि तुम लोगों के लिए किस तरह से चीजों को आसान किया जाए। लेकिन मुश्किल में से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किलें ही आसानी का बायस बनती है। लो जी, अब फॉर एग्जांपल मैं बच्चों को यह कहता होता हूं कि यार आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब जब मैं ये डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो इस डायग्राम के अंदर मैं बताऊंगा कि भाई ये एनर्जी इसको मिलनी है, इलेक्ट्रॉन ने यहां से इस जगह तक जाना है और जहां तक इलेक्ट्रॉन को ले जाना होता है उसको इनफाइनाइट एनर्जी लेवल कहते हैं। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये वो एनर्जी गैप होता है जो कि इन्फिनिटी एनर्जी लेवल और वैलेंस शेल के दरमियान का एनर्जी गैप होता है। तो बेटा इस तरह की हर एक बात, हर एक चीज, हर एक टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर करनी है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाह रहा हूं कि ये रहा न्यूक्लियस और बेटे ये रहा वो इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मतलब देखो डायग्राम के थ्रू जब मैं आपको समझाऊंगा, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे पहुंचाना है ई इंफिनिटी तक और जहां से इसको उठाना है वो है ई एन। ई एन का मतलब है वैलेंस शेल। अब ये भी पॉइंट बहुत जरूरी है। इसी के अंदर मैं आप लोगों से कहता हूं कि 7वां पॉइंट के इलेक्ट्रॉन का रिमूवल वैलेंस शेल से ही क्यों जरूरी है। वाई वैलेंस शेल। तो मेरे कहने का मतलब है कि वैलेंस शेल क्यों जरूरी है। देखो कितनी बातें हैं, ये सब बातें सीखने के लिए, सिखाने के लिए बंदा ना चीज के परों में आ जाओ, सिखा डालूंगा इंशाल्लाह। दावा क्या है, केमिस्ट्री में 45 के 45 एमसीक्यूज इंशाल्लाह ठीक होंगे। बहुत कुछ है, बहुत सी चीजें हैं आपको समझाने वाली। अब तो ये मैं जस्ट आपको डेमो दे रहा था कि यार ये एनर्जी गैप जो है इसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। अब इसके साथ पॉजिटिव साइन क्यों है, सवाल आता है क्यों, क्योंकि वैलेंस शेल की एनर्जी लो है और लो एनर्जी से आपने इंफिनिटी पे जाना है जो कि हाई एनर्जी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, टाइम बड़ा शॉर्ट है। उस शॉर्ट टाइम के अंदर आप लोगों को आए बाएं शाएं डाएं की बातें बताने का वक्त ही नहीं है। मुझे अपना केमिस्ट्री का नॉलेज झाड़ना ही नहीं है भाई तुम लोगों के ऊपर। मुझे तुम लोगों को टू दी पॉइंट बात बतानी है जो पेपर में आ रही है। वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਜ ਉਂਗਲਾ ਮੂੰਹ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪਰ पेपर च नहीं आंदा। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ पेपर च आएगी। पंजाबी आप समझते ही होंगे पंजाबी को। खैर तो ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अब मैं चलता हूं कि एंटी ट्रस्ट की सेंस लेने के लिए मेरे बच्चों आप लोगों को जो मेहनत करनी पड़ेगी वो अंत तक मेहनत करनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी से अब थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मैं इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री की तरफ चलूं तो बेटा मैं अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात करूं कि आप एफएससी से जैसे ही एमडी कैट की तरफ आए हैं तो आपको एक डिफरेंस फील होना चाहिए किसके अंदर कि एफएससी की चीज़ों को ही पढ़ना है, टेक्स्ट बुक को ही पढ़ना है, टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट्स को ही लेना है, साथ में हमारी बुक्स को चेकआउट करना है और ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों को चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, शॉर्टकट बनाने का। यूँ समझ लो टेक्स्ट बुक का पूरा पेज उस पर जो जो एमडी कैट से रिलेटेड चीज़ है जो पेपर में आ सकती है उसको 2 लाइंस में शॉर्टकट बना के लिखना है, अपने ज़ाती नोट्स तैयार करना है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन वही बात है टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए और टाइम शॉर्ट है। तो इसलिए आपको बना बनाया हलवा तैयार किया हुआ मिल रहा होगा, आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, चीज़ें ढूंढने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। तो आओ जरा केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। जिस तरह कि आप लोग देख रहे हो कि साइंस ब्रांच है जो डील करती है स्टडी, किस चीज की स्टडी जनाब, प्रॉपर्टीज की स्टडी
स्ट्रक्चर की स्टडी, कंपोजिशन की स्टडी। लेट मी चेंज द कलर, तो मैं थोड़ा सा ब्राइटो कलर यूज करना चाहता हूं। तो बेटा इसमें देखें, प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, कंपोजिशन को स्टडी करना है और चेंजेस को। चार चीजें, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, चेंजेस। ये सब कुछ किसके अंदर? ये सब कुछ मैटर के अंदर। अब मैटर के अंदर प्रॉपर्टीज और इन सब चीजों को स्टडी करने का नाम और साफ जाहिर है उन चेंजेस को लाने वाले लॉज एंड प्रिंसिपल्स को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। ये डेफिनेशन आप सब लोगों को आती है, डेफिनेशन आप सब लोगों ने रट्टा लगाई हुई है। ये बात मेरी जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, जरा गौर से सुन लीजिएगा। जो मैं बात समझाने चाह रहा हूं, अगर ये बात तुम्हें समझ आ गई, तुम्हारा बेड़ा पार है। ये बात अगर तुम्हें समझ आ गई, तुम्हारा बेड़ा पार है। ये बात अगर तुम्हें समझ आ गई, तुम्हारा बेड़ा पार है। 3 दफा बोल दिया मैंने सुन्नत के मुताबिक। क्या बात समझाना चाह रहा हूं? चलो आओ समझे फिर। यार ये सारी डेफिनेशन अब साफ जरा एफएससी में याद करनी, लिखनी। बेटा क्यों ना इसको इस तरह से मैं समराइज कर दूं कि कंप्रीहेंसिव स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। लो जी, एंट्री टेस्ट के अंदर ये डेफिनेशन होगी केमिस्ट्री की। ये आप लोगों के एफएससी के रट्टालाइजेशन के हवाले से और ये आपको एमडी कैट के हवाले से चीजें, मतलब आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि किसी भी टॉपिक को एमडी कैट में छोटे से टॉपिक के अंदर कन्वर्ट करना है कि कंप्रीहेंसिव स्टडी ऑफ मैटर को केमिस्ट्री कहते हैं। लो जी, केमिस्ट्री मैटर की मुकम्मल स्टडी का नाम आ गया, ये तो बात पता चल गई। अगली बात, सवाल। अब देखें, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को आपने किस तरह से टैकल करना है। ये देखिए बच्चे, ये मैंने आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन इंट्रोड्यूस सिर्फ समझाने के लिए, सिर्फ मेरा मकसद तुम लोगों को समझाना है कि बेसिकली एमडी कैट की तैयारी होती क्या है, कैसे, किस तरह से। सवाल है जनाबे वाली, द सोल ऑफ केमिस्ट्री इज इट्स डीलिंग विथ। बेटा आपको ऑप्शंस दी जा रही हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, कंपोजिशन ऑफ द मैटर एंड द चेंजेस इन द मैटर। यकीनी तौर पर आप लोग गौर से देख रहे होंगे कि सर ने वही डेफिनेशन वाली चारों चीजें लिख दी हैं, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और चेंजेस। बताएं आंसर क्या है। सोच रहे होंगे आप लोग कि सर अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोगों ने ये सब कुछ ही केमिस्ट्री की डेफिनेशन में पढ़ा, तो हमें यहां पे हमारी फेवरेट ऑप्शन नजर नहीं आ रही, ऑल ऑफ दीज वाली, नन ऑफ दीज वाली। चल, क्या तेरे दिल की बात मुझ तक पहुंच गई? वो क्या कहते हैं, दिल को दिल से राह होती है, पटाखा बजे तो ठा होती है। लो जी, एक ऑप्शन आप लोगों की फेवरेट भी आ गई, ऑल ऑफ दी अबव। अब बताओ क्या करेक्ट ऑप्शन है जी। आप में से मोस्टली कहना चाह रहे हैं ऑल ऑफ दीज, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आपने क्वेश्चन गौर से नहीं पढ़ा। बेटा जरा गौर करें कि आप लोगों के सामने अब ये दोबारा क्वेश्चन वापस गया, तो बेटा क्वेश्चन के अंदर एक कीवर्ड होता है, जिस मेरे पुत्र ते तीनों। ओ कीवर्ड लबना आ गया ना, सवाल बाज दफा खुद ही जवाब दस रहा होता है। बस तुहाडे कोल नजर होनी चाहिए कि ओ कीवर्ड तक पहुंचना। मैं दोबारा कह रहा हूं, क्वेश्चन के कीवर्ड तक पहुंचना जिसने सीख लिया उसने एंटी टेस्ट सीख लिया, उसने एमसीक्यूज को सॉल्व करना सीख लिया। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं एमसीक्यू सॉल्व करना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ड आप लोग देख रहे हो, सोल की बात हो रही थी। द सोल ऑफ केमिस्ट्री इज इट्स डीलिंग विद, यानी कि मेन चीज की बात हो रही है, यानी कि कर्ता धर्ता जो भी है केमिस्ट्री के अंदर उसकी बात हो रही है। अब आपके सामने देखें, ऑप्शन में स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है, कंपोजिशन है, चेंजेस है। तो मैं अब आप लोगों से पूछूं, क्या मेन चीज आप सिलेक्ट करना चाहेंगे? तो बेटा असल में ना, सबसे पहले नंबर पर अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में सोचोगे तो आप गलत हो। प्रॉपर्टीज भी बात की बात है, चेंजेस तो उससे भी बात की बात है। जी बिल्कुल, बहुत से बच्चे करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचे, इट्स कंपोजिशन। बेटे आपको कोई भी नया सब्सटेंस या मैटर जब मिलेगा तो आप सबसे पहले देखोगे भाई बना कैसे हुआ है। जिस तरह आप देखते हैं कि कंपोजिशन क्या है,
बिल्कुल उसी तरह आप सबसे पहले कंपोजिशन की बात करोगे, यानी कि इंग्रेडिएंट्स, यानी कि ये पता चलाना कि ये बना किस चीज से हुआ है। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक आगे बातचीत नहीं चलेगी। तो बिल्कुल जनाब, ये सोल का वर्ड ना होता और द केमिस्ट्री इज इट्स डीलिंग विद, तो फिर आप यकीनी तौर पर ऑल ऑफ द अबव वाली ऑप्शन की तरफ जा सकते थे। बस सोल ने आकर के सिनेरियो को चेंज कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री, दिस इज ऑल अबाउट एंटिटस, दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी, द क्रैक वर्जन, कि किस तरह से आपने कोर्स को क्रैक करना है और चीज़ों को समझना है। ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिक टेक्निक है। बहुत आसान है, केमिस्ट्री बेहद आसान है, सिर्फ इसको आसान अपने बनाना है। मैंने आपकी भरपूर हेल्प करनी है, आपको हर लिहाज से गाइड करने के लिए। बड़ा ये चीज़ थी जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। एक छोटा सा मैं यूँ समझ ले कि इंट्रो देना चाह रहा था अपने फ्रेशर स्टूडेंट्स को। मैं उन जो है ना वो क्या कहते हैं कि पुराने पापियों रिपीटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बेचारे मासूम नन्हे मुन्ने उन एफएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो भी अपने एग्ज़ाम से फ्री होने वाले हैं थोड़े दिनों तक। तो आप लोगों के लिए बेस्ट कोर्स रेडी है। एंड सी माई नेक्स्ट लेक्चर फॉर फर्दर डिस्कशन। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कुछ आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो वॉच माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़।